चलो, तो इन बातों के बीच में हम करते हैं अपना चैप्टर स्टार्ट। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, देखो हमने पहले की थी जनरल एंट्रीज, उसको तोड़ा था हमने। फिर हमने किया था लेजर, और विनीता मैम ने आपको क्वेश्चन पेपर्स भी, आपको असाइनमेंट्स भी शेयर किए होंगे जहां तक मेरी जानकारी है। तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप उन असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस को कर रहे होगे, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे ना, जब तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होगी, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि जो कंसेप्ट हमने क्लास के अंदर किया था वो क्लियर है या नहीं। तो मेरी ये पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग सेंसिबल बच्चे हो, आप उन क्वेश्चंस को कर रहे होगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आएगा तो जिस दिन भी हमारी क्लास होती है उसके एंड में मेरे से पूछ लेना, या फिर क्लास के स्टार्टिंग में मुझे बता देना कि सर मैं असाइनमेंट का ये क्वेश्चन कर रहा था या कर रही थी, मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट आया है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग उस डाउट को ले लूंगा। क्लियर है पॉइंट? तो हमने जनरल एंट्रीज किया था, फिर लेजर किया था। नाउ हम चल रहे हैं अगले स्टेप पे। आज तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्यों बोलता था कि जनरल और लेजर ही आपका बेस है। जितने भी हम चैप्टर्स करेंगे उसमें जनरल एंट्रीज और लेजर एंट्री क्यों आती है, क्योंकि हमारा जो अगला चैप्टर है विच इज कैश बुक। अगला चैप्टर कौन सा बच्चे हमारा? कैश बुक। तो ये जो पूरा कैश बुक है, अगर मैं ये बोलूं आपको कि ये 100%, 1-2% नहीं, पूरे 100% बेस्ड है किसके ऊपर? जो हमने पिछला चैप्टर किया है लेजर का। 100% है, 100% से ज्यादा ही है, बल्कि कम नहीं है। तो जो हमने लेजर के अंदर किया है वही हमें यहाँ पे कैश बुक के अंदर ही करना है, क्योंकि कैश बुक भी क्या है, बेसिकली टाइप ऑफ लेजर है। यहाँ पे भी हम लेजर की प्रिपरेशन करने वाले हैं। डन है जी पॉइंट? तो आओ जी करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। चैप्टर का नाम क्या है? कैश बुक। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इस कैश बुक के अंदर हम सिर्फ वही रिकॉर्डिंग्स करने वाले हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने वाले हैं जहां पे कैश इन्वॉल्व होगा। वापस से क्या बोला मैंने? हम कैश बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जहां पे कैश इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इस बात को अपने दिल में उतार लेना है। दिल में उतरेगा तो मजा आएगा। क्या? वापस से, कैश बुक के अंदर हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जहां पे कैश इन्वॉल्व होगा। तो आओ जी एक बार फटाफट से इतनी कहानी पढ़ते हैं। अ कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक दैट रिकॉर्ड्स ऑल कैश, बैंक को बुझा थोड़ी देर के लिए, ट्रांजेक्शंस। तो कैश बुक क्या है? ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ऐसा लेजर ऑफ अकाउंट्स है, ऐसा सब्सिडरी बुक है हमारा जो क्या करता है, सारे कैश ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ध्यान रहेगा, बैंक को अभी इग्नोर करना है, बैंक की हम बात बाद में करें। तो कैश बुक में हमें सारे कैश ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करने हैं। इट एक्ट्स एज बोथ जर्नल एंड अ लेजर फॉर कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। अभी बस कैश पे ध्यान। तो बेसिकली टाइप ऑफ लेजर या फिर जनरल की तरह काम करता है हमारे कैश बुक के अंदर। इट ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस। अभी ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने नोटबुक के किसी कॉर्नर में लिख लो फटाफट से, अपने नोटबुक के किसी कॉर्नर में लिख लो। और ये हमेशा के लिए आपको याद रखना है, सिर्फ इस चैप्टर के अंदर नहीं, आने वाले बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे, इवन क्लास 12th में भी ऐसे चैप्टर्स आएंगे जहां पे ये बात आपको याद रखनी है। सर क्या बात याद रखनी है? कि जो हमारा कैश बुक होता है, जो हमारा कैश बुक होता है उसका हमेशा ही डेबिट बैलेंस होता है या फिर नील बैलेंस होता है। हमें पता है कि किसी भी अकाउंट के दो बैलेंस होते हैं, या तो डेबिट बैलेंस या तो क्रेडिट बैलेंस। लेकिन कैश बुक का हमेशा ही क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा या नील बैलेंस होगा। सर ऐसा क्यों? कैश बुक के डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है? पॉजिटिव बैलेंस या नेगेटिव बैलेंस? एनीवन एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में डाल दो। कैश बुक का अगर मेरे पास डेबिट बैलेंस है ना, तो मेरे पास पॉजिटिव बैलेंस है कैश के अंदर या नेगेटिव बैलेंस है? फटाफट से एक बार। सर पॉजिटिव, मानवी ने कहा, मिनल ने कहा पॉजिटिव, मोनिका ने कहा पॉजिटिव। वेरी गुड। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे पास नेगेटिव कैश हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल, या तो मेरे पास कैश होगा, जैसे मान लो मेरे पास कैश है, ठीक है, तो ये क्या है? एक पॉजिटिव बैलेंस है। या तो मेरे पास कैश नहीं है, मेरे हाथ खाली है। क्या कभी ऐसा हुआ कि मेरे पास नेगेटिव कैश है? जैसे आप लोग हो, आपके पॉकेट में या तो पैसे होंगे तो पॉजिटिव बैलेंस, या तो पैसे नहीं होंगे, कैश नहीं होगा, नील बैलेंस। क्या ये पॉसिबल है कि आपके पास नेगेटिव कैश है? सर मेरे पास -100 रुपए पड़े हैं। नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है इन रियलिटी। और हम, पता है कि हम कॉमर्स वाले हैं, हम इमेजिनरी बातें ही नहीं करते, हम सारी प्रैक्टिकल चीजों की बात करते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमारा जो स्वैग है वो अलग है। साइंस वाले ना आधी चीजें इमेजिनरी पे चीजें होते हैं,
कि यार ये इमेजिन करो ऐसा होगा, लेकिन हम अकाउंट्स वाले हैं, हम कॉमर्स वाले हैं, हम हर चीज वही देखते हैं, वही बातें करते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। तो हमें पता है कि कैश का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा या फिर जीरो होगा, नील होगा, क्रेडिट बैलेंस नहीं। याद रहेगी ये बात, कॉपी के किसी कोने में लिख लो कि कैश बुक नेवर हैज अ नेगेटिव बैलेंस और अ क्रेडिट बैलेंस। ऑल गुड, एक नंबर मिल गया एमसीक्यू का यहाँ पे। चलो जी, आ जाओ आगे। कुछ बातें हो रहे हैं हमारे पास। अगर हम टाइप ऑफ कैश बुक की बात करें कि सर कैश बुक के कौन कौन से टाइप है, तो देखो जी, पहला क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक। अब मैं जब मैं कह रहा था कि बैंक को बाद में याद करेंगे, अभी बस कैश को याद करो, तो सिंगल कॉलम जो टाइप होता है, सिंगल कॉलम जो टाइप होता है कैश बुक का, उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो जब मैं बोलूंगा कि कैश बुक प्रिपेयर करो, तो वहां पे सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन ही होंगे। लेकिन 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 अगर मैंने बोल दिया कि डबल कॉलम कैश बुक बनाओ, क्या बनाओ बच्चे, डबल कॉलम कैश बुक बनाओ, तो वहां पे हम कैश तो ट्रांजेक्शन लेंगे ही लेंगे, साथ में जो बैंक वाले ट्रांजेक्शन होंगे, जो ट्रांजेक्शन हमने चेक के थ्रू किए होंगे, वो भी रिकॉर्ड हो जाए। ऑल गुड यहां तक। वापस से, कैश बुक में हम कैश वाले ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं, कैश आया तो रिकॉर्ड होगा, कैश गया तो रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर हमें यह बोला गया है कि प्रिपेयर करो कैश बुक कौन सा, दो कॉलम वाला, तो वहां पे हम कैश वाला भी रिकॉर्ड करेंगे, एट द सेम टाइम हम बैंक के ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करेंगे। पैसा आएगा बैंक में तो भी रिकॉर्ड होगा, बैंक से जाएगा तभी भी रिकॉर्डिंग होगी उसकी कैश बुक के अंदर। ठीक है, अब मेरा सवाल है ना, मेरा सवाल पूरे 501 रुपए के लिए। ठीक है, क्या है मेरा सवाल समझना। अभी हमने बात करा कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस ही होता है भैया, या तो डेबिट बैलेंस होगा या तो नील बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस पॉसिबल नहीं है। लेकिन 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 मेरे प्यारे छात्रों, क्या बैंक का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस के तीनों हो सकते हैं, या बैंक में भी सिर्फ ऐसा ही कुछ कंसेप्ट है कि डेबिट ही होगा या क्रेडिट ही होगा या नील ही होगा, या बैंक के तीनों बैलेंस हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और नील भी हो सकता है, मतलब डेबिट, क्रेडिट और जीरो तीनों हो सकते हैं। बताओ जी, क्वेश्चन समझ आया। मेरा क्वेश्चन ये है कि कैश बुक के अंदर हमने देखा कि सिर्फ डेबिट बैलेंस होता है या जीरो होता है, क्रेडिट बैलेंस नहीं होता। क्या बैंक के अंदर भी ऐसा कुछ होगा कि डेबिट नहीं होगा या क्रेडिट नहीं होगा या जीरो नहीं होगा, या तीनों केसेस पॉसिबल है? थोड़ी देर के लिए अकाउंट्स को भूल जाना, रियल लाइफ को सोचना कि क्या आपका बैंक अकाउंट में जीरो पैसा होता है? बिल्कुल हो जाता है। सर क्या कुछ पैसे आपके अकाउंट में होते हैं, पॉजिटिव बैलेंस में होते हैं? क्या आपका अकाउंट कभी नेगेटिव भी हो जाता है? फटाफट से एक बार, तीनों तीनों तीन केसेस तीनों हो सकता है। वेरी गुड मानवी, मीनल, लकी, मयंक, युवराज, आई समझ। तो जो बैंक का बैलेंस है ना बेटा, वो तीनों हो सकता है, वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, वो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकता है, क्योंकि बैंक के अंदर पॉजिटिव बैलेंस भी होता है। कई बार बैंक हमारे अकाउंट को नेगेटिव भी कर देता है, तो हमारा बैंक बैलेंस नेगेटिव में भी जा सकता है और बैंक का बैलेंस जीरो भी हो सकता है, नील भी हो सकता है, ध्यान रहेगा। लेकिन बैंक के ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कब करेंगे, जब क्वेश्चन क्या बोलेगा कि प्रिपेयर करो डबल कॉलम कैश बुक। तो पहला टाइप हुआ सिंगल कॉलम, दूसरा हुआ डबल कॉलम, तीसरा देखो ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब इसमें क्या होता है, तीन अकाउंट आ जाते हैं हमारे, कैश, बैंक और डिस्काउंट ट्रांजेक्शन। लेकिन खुशी की बात क्या है कि ये जो ट्रिपल कॉलम है ये आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, जो ट्रिपल कॉलम है वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है जी, तो हमें सिर्फ दो ही कॉलम तक देखने हैं, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम, ट्रिपल कॉलम हमें नहीं करना। एंड एक हम बनाएंगे यहाँ पे पेटी कैश बुक, जहां पे हम छोटे मोटे जो हमारे खर्चे होते हैं डेली बेसिस पर, जो हम एक्सपेंसेस करते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये हमारा एक अलग टॉपिक है जो हम चैप्टर के एंड में करेंगे। अभी हमें सिर्फ क्या समझना है कि कैश बुक के अंदर दो टाइप के हो सकते हैं, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम। सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन, डबल कॉलम में बैंक के ट्रांजेक्शन जाएंगे। दैट्स इट, डन है जी। यहां तक किसी को कोई डाउट? मयंक, मानवी, मोनिका, किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो पूछो जी। युवराज, अंश, लकी, फिर हम चलते हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ, जहां पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। बीइंग एन अकाउंट स्टूडेंट, थियरी वेरी तुम कर लेते हैं सर, थियरी की दिक्कत नहीं है, हमें क्या करना है प्रैक्टिकल। हमारा सारा फोकस कहां पे होना चाहिए, प्रैक्टिकल्स पे होना चाहिए।
यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है। पेटी कैश बुक बेटा, हाँ मीनल ये हमारा एक अलग टॉपिक है। वहां पे हम क्या करते हैं, डेली बेसिस पे जो हमारे ऑपरेशनल खर्चे होते हैं ना, उनको रिकॉर्ड करते हैं, जो हम कैश पे पेमेंट करते हैं। डन। छोटा सा टॉपिक है वो, तो ऐसा कुछ डरने वाली बात। चलो जी, आ जाओ आगे ना। अगर हम फीचर्स की बात करेंगे कि कैश बुक भी हम क्यों बना रहे हैं, हमें क्या दिखाता है, तो पहला क्या है, ये सिर्फ रिकॉर्ड करता है कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वापस से याद करो, जब हम क्या बना रहे थे जर्नल एंट्रीज, तो वहां पे भी हम क्या करते थे, क्रोनोलॉजी को फॉलो करते थे, मतलब डेट वाइज रिकॉर्डिंग करते थे। लेजर के अंदर क्रोनोलॉजी फॉलो नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब डेट वाइज रिकॉर्डिंग करेंगे। जिस दिन जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ होगा, उसके बाद नेक्स्ट डे वाला रिकॉर्ड होगा। थर्ड, एक्ट्स एज बोथ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर, मतलब ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम कर लेता है हमारे लिए। बैलेंसेज आर कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पीरियड, ये जब हम बनाएंगे अभी अकाउंट तब समझाऊंगा। हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। अब कैशबुक हमें हेल्प करता है क्या, हमारे ट्रायल बैलेंस को बनाने में, और फाइनल अकाउंट्स जो हम सेकेंड सेमेस्टर में करेंगे अपने, उसको बनाने। डन। तो ये बातें बस आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। इसका एग्जाम से लेने देना है नहीं ज्यादा कुछ, 99.9% चांसेस है एग्जाम में इसमें से कुछ नहीं पूछेगा। आई समझ, हमें प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा फोकस करना है इस चैप्टर के अंदर। नाउ एडवांटेज क्या है, ये भी एक बार गो थ्रू कर लो फटाफट। ये इजी कर देता है हमारी रिकॉर्डिंग को, कैश और बैंक के ट्रांजेक्शन को। तो मुझे कहीं ना कहीं एक समराइज डेटा मिल जाता है कि कैश और बैंक का ट्रांजेक्शन कब और कहाँ पे हुआ है, मेरा टाइम सेव होता है। क्विक रेफरेंस फॉर द डेली कैश पोजीशन, प्लस हम डेली बेसिस पे चेक कर सकते हैं कि हमारा बैंक का बैलेंस कितना है, हमारे पास कैश का बैलेंस कितना है, आज पर्टिकुलर डे में कितना पैसा मेरे पास आया, कितना पैसा गया, बैंक के अंदर कितना क्रेडिट हुआ है, कितना डेबिट हुआ है। तो हम डेली बेसिस पे हमें ये हेल्प करता है अपने कैश पोजीशन का पता करने में। सेव्स टाइम एंड एफर्ट इन द पोस्टिंग टू द लेजर। अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो आपको अलग से लेजर पोस्टिंग की जरूरत नहीं होती है। हेल्प्स टू डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स। और डेली बेसिस पे अगर हम अकाउंटिंग करेंगे, तो अगर कोई फ्रॉड हो रहा होगा हमारे बिजनेस में, कोई गलतियां हो रही होंगी, तो उसका पता लगाने में भी क्या करेगा, ये हेल्प करने वाला। ध्यान रहेगा। डन डन डन। चलो जी, आ जाओ मेरे बच्चों। अब ये है हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार सारे रीड करेंगे मेरे साथ। प्रिपेयर अ सिंगल कॉलम कैश बुक, सारे मेरे साथ पढ़ो। प्रिपेयर अ सिंगल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। पहला ट्रांजेक्शन हमें क्या बोल रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चे, कौन सा कॉलम बोल रहे हैं, सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम का मतलब क्या है, सिर्फ मुझे किस पे ध्यान देना है, एक बार चैट बॉक्स में डाल दो फटाफट। सिंगल कॉलम का मतलब क्या है, मुझे सिर्फ और सिर्फ किन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है, कैश कैश कैश। वेरी गुड, जैसे बोला क्वेश्चन है सिंगल कॉलम, तो हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड करें। डन। तो आओ जी, पहला ट्रांजेक्शन देखो, फर्स्ट जैन को हो रहा है ट्रांजेक्शन, कैश इन हैंड 10,000, 10,000 रुपए हमारे पास है, इसकी रिकॉर्डिंग होगी, कैश इन्वॉल्व है। सेकंड जैन को देखो, कैश सेल्स 5,000, कैश में सामान बेचा हमने, इसकी भी रिकॉर्डिंग होगी, कैश इन्वॉल्व है। परचेज गुड्स फॉर कैश 3,000, यहाँ पे भी कैश इन्वॉल्व है, इसकी भी रिकॉर्डिंग करेंगे हम। पेड टू रवि 1,000, हमने रवि को 1,000 रुपए पे किए, यहाँ पे भी कैश इन्वॉल्व है, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। एंड जनवरी 10 रिसीव 2,000 फ्रॉम सोहन, यहाँ पर भी कैश इन्वॉल्व है, इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई हमारे पास क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता, उधार में कोई सामान हमने खरीदा बेचा होता, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते, बिकॉज वहां पे कैश इन्वॉल्व नहीं होता। डन। सर ये तो हम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, हमने जब लेजर किया था ना, तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ था। क्या ऐसा ही था, है ना, लेजर में भी जब हम कैश अकाउंट बनाते थे, तो हम ऐसा ही करते थे, जो कैश वाले ट्रांजेक्शन है सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करते थे। तो बस वही है भाई, जो लेजर में हमने किया है वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। लेजर में हम सारे अकाउंट बना रहे थे, कैश अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैश की बात करें, कैश बुक के अंदर। चलो जी आओ, तो बनाते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। इसके बाद हम करेंगे डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम में एक दो इंपोर्टेंट ट्रांजेक्शन है, उस पर फोकस करेंगे। पहले सिंगल पे आते हैं। फॉर्मेट, फॉर्मेट कैसे बनेगा कैश बुक का, तो जिस तरीके से हम लेजर का बनाते थे, सेम फॉर्मेट यहाँ पे होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, देखना क्या होगा चीज। देखो जी,
सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डेट, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, डेट। फिर हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे बच्चे, पर्टिकुलर्स। अब जब हम लेजर बनाते थे तो लेजर में हम लिखते थे क्या, JF, जर्नल फोलियो। लेकिन जब कैश बुक बनाओगे, वापस से जब कैश बुक बनाओगे तो यहाँ पे क्या लिख देना, LF, लेजर। ध्यान रहेगा, लेजर से हम ट्रांसफर करते हैं कैश बुक के अंदर, बस ये डिफरेंस है फॉर्मेट के अंदर, और कोई डिफरेंस नहीं है। वापस से जब लेजर बना रहे थे कैश बुक का तो JF लिख रहे थे, जब कैश बुक बना रहे हैं हम, कैश अकाउंट नहीं बना रहे, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, LF, लेजर फुल। और फिर मेरा प्यारा सा अमाउंट का कॉलम, देन अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट। और फिर मेरी तरफ प्यारी प्यारी सीधी लाइनें खींच देना। कई साल लगेंगे आपको मेरे जैसे लाइंस खींचने में, है ना। मेरे सीधी लाइनें आप लोग नहीं खींच पाओगे अभी। देखा कितनी सीधी लाइन है। देखो बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट ना, एक जो कॉमर्स स्टूडेंट होता है, जो कॉमर्स का बच्चा होता है, उसको लाइफ में ना 2 बार बहुत खुशी मिलती है। मतलब वो जितना खुश उस टाइम पे होता है ना, लाइफ में कभी नहीं होता। कब कब बताओ, वैसे भी आप लोग नहीं बताओगे, 12th में बता पाओगे। पहली खुशी तब होती है जब लाइनें हमारी सीधी खिंचती है, बिना स्केल के अगर हमारी लाइनें क्या हो जाए, सीधी खिंच जाए। अब ये भी आई डोंट थिंक पूरी सीधी है, बट मेरे लिए बहुत है, इतने में मैं पूरे मार्क्स ले लूंगा। तो एग्जाम में बिना स्केल के हमारी लाइनें सही खिंच जाए, मतलब जिंदगी जीने का ना, मतलब पूरा हो गया मकसद कि भैया हाँ। पहली खुशी ये मिलती है। दूसरी खुशी कब होती है, जब हमारी बैलेंस शीट मैच होती है। सर अभी तक बैलेंस शीट हमने करी नहीं है, हम करेंगे सेकेंड सेमेस्टर में, तो जब हम वो चैप्टर पे आएंगे ना फाइनल अकाउंट्स पे, तो अपनी ना खुशी देखना, तुम अपने चेहरे की स्माइल देखना जब आपका बैलेंस शीट मैच होगा। ऐसा लगेगा कि जिंदगी जीना ना, मतलब वो हो गया, क्या कहते हैं, कंप्लीट हो गया, इसी दिन के लिए हम पैदा हुए थे, इससे बड़ा कुछ है ही। आया जी समझ। तो अभी लाइनें खींच के हम काम चला रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया बच्चे, ये बना दिया अपना फॉर्मेट किसका, कैश बुक का। और यहां पे लिख देंगे हम क्या, कैश बुक। सिंगल कॉलम देने की जरूरत है नहीं, अगर डबल कॉलम का होगा तो डबल कॉलम ब्रैकेट में डाल देना कैश बुक के। डन है जी। फॉर्मेट में कुछ था नहीं, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब क्वेश्चन पे आने से पहले, ठीक है, अब मेरे सारे कंसेप्ट वाले बच्चे, रटने वाले बच्चे तो है नहीं ना, हमने किसी को कुछ रटाया। वापस से आ जाओ, क्या बना रहे बच्चे, कैश बुक। किसकी बात हो रही है, सर कैश की बात हो रही है। अब कैश पे अकाउंटिंग रूल कौन सा लगाऊंगा मैं, सर कैश तो एक एसेट होता है, तो इस पे मैं रूल भी कौन सा लगाऊंगा, एसेट का रूल लगाऊंगा। एसेट का रूल क्या बोलता था हमें, सर एसेट का रूल बोलता था एसेट अगर बढ़ेगा तो डेबिट कर देना, एसेट अगर घटेगा तो क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। वही हमें यहाँ पे करना है। अगर पैसा आया अपन के पास, अगर पैसा आया अपने पास, तो कहां पे रिकॉर्ड कर देंगे इसको, डेबिट साइड में, लेफ्ट साइड में। एंड पैसा अगर गया, अगर मैंने किसी को पेमेंट की, तो वहां पे मैं सिंपली क्या कर दूंगा, उसको क्रेडिट कर दूंगा। इतना समझ आया। तो पूरे ट्रांजेक्शन में बस पैसा देखना है कि पैसा आया या गया। आएगा तो डेबिट में रिकॉर्ड, जाएगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड, दैट्स इट, कहानी खत्म। तो आओ जी, ट्रांजेक्शन नंबर 1, कैश इन हैंड। यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, जनवरी 1 को कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, हमने खरीदा नहीं, बेचा नहीं, किसी ने पैसे नहीं दिए, हमने किसी को पैसे नहीं दिए। वो बता रहा है कि हमारे पास पैसा भैया 10,000 रुपए है। 1 तारीख को जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं अपने बिजनेस को, लेकर के चल रहे हैं, तो हमारे पास 10,000 रुपए रखे हुए हैं बैलेंस में। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों, वो जो 10,000 रुपए मेरे पास रखे हुए हैं, वो पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है, फटाफट से एक बार कमेंट कर दो, फटाफट से एक बार कमेंट कर दो। मेरे पास जो पैसे रखे हुए हैं कैश, वो पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, सर पॉजिटिव बैलेंस है। एंड पॉजिटिव बैलेंस कैश बुक का क्या होता है हमारे लिए, कैश का क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि वो एसेट है। तो मैं क्या करूंगा, जो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास जनवरी 1 का है, उसको एक नाम दूंगा, कहां पे, डेबिट साइड में। पहले डेट लिख लेते हैं, 1 जैन या Jan 1 लिख देना। और ये ओपनिंग बैलेंस है, तो क्या नाम देंगे इसको बच्चे हम, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, BAL.B/D, टू बैलेंस BD। और जितना कैश लेके मैंने महीने को स्टार्ट किया है, वो बैलेंस मैं यहाँ पे डाल दूंगा।
10,000। सर एलएफ में क्या करेंगे? एलएफ बेचारा खाली रहे, एलएफ परेशान नहीं करता, जैसे जेएफ परेशान नहीं करता था, एलएफ भी हमें परेशान नहीं करे। ऑल गुड यहां तक? डन। ये हो गई हमारी फर्स्ट जैन की एंट्री। ये किसको समझ आया नहीं पहला वाला पॉइंट? काफी बच्चे पता नहीं क्यों ऑफलाइन में मैं देखता हूँ थोड़े कंफ्यूज जाते हैं इस वाले पॉइंट पे। इजी है पहला पॉइंट, समझ आया कि हमने टू बैलेंस बीडी क्यों लिखा 10,000? क्योंकि हमने महीना स्टार्ट किया था और इतना कैश मैं लेके चल रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस को इतने से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इतना बैलेंस अपने पास है। यस सर, यस सर, वेरी गुड। नाउ अब आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। सेकेंड है कैश सेल्स 5,000। हमने सेल किया, किसका सेल किया होगा? हमारा बिजनेस किसका है? गुड्स को खरीदने बेचने का है। तो मैंने गुड्स को बेचा और पैसा आया कितना? 5,000 रुपए आए वापस से, 5,000 रुपए आए वापस से, 5,000 रुपए रिसीव हुए हैं, पैसा आया है। पैसा आएगा तो कहां पे एंट्री करूंगा? ऑन द डेबिट साइड। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? 5,000। डन। नाम क्या, क्यों आए ये पैसे? सर सेल किया था हमने, तो क्या लिख देंगे? टू सेल्स। डेट क्या थी बच्चे? डेट थी अपने पास 2 जैन, तो यहां पे हम लिखेंगे 2 जनवरी। ऑल गुड? इससे इजी नहीं हो सकता भाई, इससे आसान नहीं हो सकता, जीवन में इससे आसान पढ़ाई नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका कंसेप्ट एसेट्स, लायबिलिटीज, जर्नल, लेजर, अगर ये चार चीजों को कंसेप्ट आप समझ गए हो ना, ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं कि आपके कॉमर्स जीवन का ना सबसे इंपॉर्टेंट समय कौन सा होता है? जो अभी आपका चल रहा है, ये जो क्लास 11th में स्टार्टिंग के 1-2 महीने में आप पढ़ते हो, जनरल, लेजर, एसेट, लायबिलिटी, अगर इसके कंसेप्ट क्लियर हो गए ना, पूरी जिंदगी अकाउंट्स को मजे से काटोगे। अकाउंट से इजी सब्जेक्ट ही नहीं है। अब जिसने जनरल एंट्रीज और लेजर अच्छे से किया होगा, सच सच बताना मुझे, ठीक है, थोड़ा तुम लोगों को मैं चेक कर लूं, सच सच बताना, जिनका जनरल स्ट्रॉन्ग है ना, और जिन्होंने लेजर अच्छे से पढ़ा था, क्या उनको कैश बुक में कुछ नया लग रहा है? क्या इस चैप्टर में कुछ नया लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? ये लग रहा है कि अरे सर ये क्या करवा रहे हो, इतना आसान है ये तो? है कोई ऐसा कि जिसने जनरल और लेजर अच्छे से समझा है और उसको कैश बुक डिफिकल्ट लग रहा है, या कैश बुक में कुछ नयापन लग रहा है कि सर ये चैप्टर समझ नहीं आएगा या फिर इस चैप्टर में कुछ नया है? देखो मोनिका ने कहा नो सर, मयंक ने कहा नो सर, युवराज ने कहा नो सर, है ना, मानवी भी गई नो सर। तो समझ आया बेसिकली, जितने भी हम चैप्टर, सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं है, अगला भी जब चैप्टर आएगा ना हमारे पास, उससे अगला जो आएगा, जितने भी हम चैप्टर्स करने वाले हैं उन सब में यही बात होगी। मैं क्या बोलूंगा, जनरल और लेजर किया है ना, तो ये समझ आ जाएगा। अगर जनरल समझ नहीं आया था, लेजर समझ नहीं आया था, तो फिर मुश्किल है, ठीक है। और ऐसे ही चैप्टर है, ऐसे इजी ट्रांजेक्शन है, इससे टफ नहीं आता है। 1-2 पॉइंट घुमाएगा ज्यादा से ज्यादा, उसके लिए मैं बताऊंगा कौन सा घुमाएगा। चैप्टर का लेवल यही है, इससे बड़ा लेवल है ही नहीं आपके अकाउंट्स का। नॉट इन क्लास 11th, नॉट इन क्लास 12th, इवन आगे भी जाकर के कॉलेज में सीएस कुछ भी करने आ रहे हो, कंसेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है आपका, जनरल और लेजर। डन है जी पॉइंट? आई होप मेरी बातें आपको समझ आ रही है, ठीक है जी। आओ नेक्स्ट अपने पास क्या, जैन 5 परचेज गुड्स फॉर कैश ₹3,000। हमने गुड्स खरीदे हैं, इस बार गुड्स खरीदे हैं तो पैसा गया है। पैसा गया है तो एंट्री कहां पे करेंगे सर? सर पैसा जाएगा तो कहां पे एंट्री होगी? क्रेडिट साइड में। कितने की परचेजिंग की हमने? हमने की है पूरे 3,000 रुपए का परचेज ऑन जैन 5। तो पहले डेट लिख दो यहाँ पे, जैन 5, जनवरी 5, और अमाउंट लिख दूंगा मैं 3,000। और पैसे गए किसके वजह से? सर हमने खरीदा था, परचेज किया था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बाय परचेज, दैट्स इट, ठीक है। एक चीज और, ये जो टू और बाय का कंसेप्ट है, ये मैंने पहले ही बताया, बट मैं ट्राई करता हूँ हर क्लास में याद दिला दूं, क्योंकि बच्चे ना थोड़ा दुखी से रहते हैं कई बार। देखो ये जो टू और बाय का कंसेप्ट है ना, टू और बाय का, तो आपको पता है कि हम डेबिट में टू वर्ड यूज कर देते हैं, क्रेडिट साइड में बाय वर्ड यूज कर देते हैं, ठीक है। अब इसका रूल क्या है, या तो लिखो या तो मत लिखो। अगर मैं यहाँ पे टू ना लिखूं, क्या लिखूं? सेल्स, यहाँ पे लिख दूं परचेज, तो भी मेरे मार्क्स नहीं कटे, ठीक है। तो ये कोई थंब रूल नहीं है कि हर बार लिखना ही है, लेकिन एक बार अगर आपने लिखा तो फिर थ्रू आउट द ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करना है। ऐसा मत करना कि यहाँ पे टू लिख दिया, यहाँ पे नहीं लिखा, ये नहीं करना है। अगर यहाँ पे टू लिखा है तो फिर हर जगह टू लिखना है, यहाँ पे बाय लिखा है तो हर जगह लिखना है, या तो लिखो ही मत। डन है?
चलो आओ, नेक्स्ट 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 क्या कह रहा है हमें, जैन 8 पेड टू रवि 1000, हमने रवि को पेमेंट किया 1000 रुपए का, पेमेंट किया है, पैसा क्या है 1000, थोड़ा फटाफट करेंगे, रवि को किया है तो नाम किसका आ जाएगा, रवि का, एलएफ हमारा ब्लैंक रहेगा, जैन डाल देंगे, आई गेस 8 था तो 8 डन। फिर लास्ट ट्रांजेक्शन है अपने पास, ऑन जैन 10 रिसीव्ड 2000 फ्रॉम सोहन, 2000 रुपए इस बार मिल रहे हैं मेरे को, रिसीव हो रहा है, तो कहां पे एंट्री करूंगा मैं सर, ऑन द डेबिट साइड, तो यहां पे लिखेंगे 10th ऑफ जैन 2000 रुपए सोहन ने दिए हैं, तो नाम किसका आ जाएगा बच्चे, टू सोहन अकाउंट, दैट्स इट। हमारे पांचों ट्रांजेक्शन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ठीक है, बहुत इजी है, सिंगल कॉलम ऐसे भी इजी होता है, इसलिए ये एग्जाम में आपको नहीं पूछता है, सिंगल कॉलम बहुत रेयरली होगा कि आपके एग्जाम में आए, ध्यान रहेगा। तो सिर्फ डबल कॉलम में क्या मुश्किल होता नहीं, डबल कॉलम भी आसान, ठीक है, बट एग्जाम में क्वेश्चन वहां से ज्यादातर बनते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे कि हम लेजर में करते थे वैसे ही करेंगे, इसको करेंगे टैली, टैली करना हमने सीखा है ऑलरेडी, ये हमारा टैली का सिंबल। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ज्यादा वैल्यू चेक करेंगे तो हमें डेबिट में नजर आ रहा है, तो 10 5 और 2 ये हो गया 17,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 17,000, बैलेंस कितना बच गया, यहाँ पे 17, यहाँ पे 4, कितने की शॉर्टेज सर 13,000 की, तो यहाँ पे लिखेंगे 13,000, नाम क्या देंगे, बाय बैलेंस। देखो जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो ब्रॉट डाउन था, अब क्लोजिंग हो रही है, मंथ क्लोज हो रहा है हमारा, तो क्या लिखूंगा, सी डी, बाय बैलेंस सी डी, कैरिड डाउन, डन। अब ध्यान रखना, जो क्लोजिंग होगी ना, स्पेशली जब हम कैश बुक करेंगे, वापस से थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देना, वापस से याद करने वाली चीज है क्या, जब भी क्लोजिंग होगी किसकी, कैश बुक की, तो क्लोजिंग डेट हमेशा और हमेशा मंथ का एंड होगा। वापस से क्या बोला मैंने, क्लोजिंग में डेट क्या लिखेंगे, एंड ऑफ द मंथ, महीना कौन सा है, जनवरी है, जनवरी खत्म कब होता है हमारा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं जैन 31 या 31 जैन, ध्यान रहेगा, हमेशा क्लोजिंग डेट एंड ऑफ द मंथ होगा, हमें हमेशा एंड ऑफ द मंथ में बैलेंस कैरी डाउन निकालना, डन। अब जो हम लेजर में नहीं करते थे, अपने कैश बुक के अंदर एक चीज और करेंगे, क्या, ये क्लोजिंग कर दी मैंने, ये महीना खत्म हो गया, अब इस बैलेंस को ना हम अगले महीने में ट्रांसफर करके हुए दिखाएंगे। वापस एक बार फोकस करो, क्या बोला मैंने, जो बैलेंस हमने क्लोज किया है उसको हम अगले महीने में ट्रांसफर करके भी दिखाएंगे। सर ट्रांसफर कैसे होता है, देखो, जो इस साल का सीडी है, सॉरी, जो इस महीने का सीडी है, मतलब जो इस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस है, वो अगले महीने का क्या बनेगा, वापस से, जो इस महीने का क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले महीने का क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस। आज अगर महीने के एंड में मेरे पास कितने पैसे बचे हैं, 13,000 रुपए, तो अगला महीना कौन सा होगा, फरवरी का, फरवरी में मेरे पास बैलेंस कितना होगा, 13,000, क्योंकि मैंने जनवरी क्लोजिंग कहां पे करी थी, 13,000 पे, तो ये क्लोजिंग करेंगे हम एंड ऑफ द मंथ, फिर इस बैलेंस को अगले महीने में ट्रांसफर करके भी दिखाएंगे। ट्रांसफर कैसे होगा, क्रॉस में चलेंगे, हमारा सीडी यहाँ पे है तो बीडी में दिखाऊंगा इस तरफ, इस टैली के नीचे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फेब्रुवरी 1, 1 फरवरी अगला महीना, और यहाँ पे था बैलेंस सीडी, अभी है ओपनिंग बैलेंस, तो क्या लिख देंगे हम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट वही आ जाएगा सीडी का 13,000, दैट्स इट, ये है प्रॉपर क्लोजिंग। वापस से एक बार देख लो, क्लोजिंग वाला पॉइंट वापस से देख लो, हमने क्या किया, बैलेंस कैरी डाउन किया, क्लोजिंग करी, फिर उस बैलेंस को नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे को हमें एज एन ओपनिंग बैलेंस भी शो करके क्लोज करना है। अब ये है कंप्लीट आंसर हमारा, इसमें आपका एक सिंगल मार्क भी डिडक्ट नहीं। ऑल गुड, डाउट यहां तक, आंसर हो जाए तो या तो ट्राई किया करो मेरे साथ ही लिख लो, अगर लिखने में परेशानी है आपको तो ट्राई किया करो, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, क्लास के बाद आराम से बैठ करके अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में लिख लिया। ठीक है जी, चलो आओ, तो ये था हमारा सिंगल कॉलम। आई डोंट थिंक कि सिंगल कॉलम में किसी को कोई भी डाउट होना चाहिए। तो डायरेक्टली हम आएंगे किसके ऊपर, अब अपने डबल कॉलम के ऊपर। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई, देखो जी, अब सिंगल कॉलम हमने कर लिया, अब ये अपने पास एक डबल कॉलम का गैस। ठीक है, क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है यहाँ पे,
प्रिपेयर अ डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इस बार हमें क्या करना है, एक डबल कॉलम कैश बुक बनाना है जहां पे एक कैश का कॉलम होगा और एक बैंक का कॉलम होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या बच्चे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दें। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन भी पूरा समझ आ गया ना, मतलब जितनी भी एंट्रीज है पूरा समझ आ गया, तो आप ये समझ सकते हो 90% चैप्टर खत्म हो। वापस क्या बोला मैंने, 90% चैप्टर इज ओवर। ठीक है, सिर्फ क्या रह जाएगी, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी चैप्टर के अंदर, कंसेप्ट खत्म हो जाएगी। एक हमारा 10 क्वेश्चन रह जाएगा पेटी कैश बुक। तो इस क्वेश्चन के सारे पॉइंट को ध्यान देना, क्योंकि एक जगह एक नई चीज आएगी। वापस से हमारी ड्यूटी क्या है, प्यारा सा कॉलम बनाना अपने फॉर्मेट का। तो क्या लिखेंगे हम, डेट, पर्टिकुलर, फिर आ जाएगा हमारे पास अपना एलएफ, फिर आएगा अपने पास अमाउंट का कॉलम नहीं आएगा। इस बार दो कॉलम बोले हैं क्वेश्चन ने, तो एक कॉलम बनाऊंगा मैं कैश के ट्रांजेक्शन के लिए और एक कॉलम बनाऊंगा बैंक के ट्रांजेक्शन के लिए। ध्यान रहेगा, यहाँ पे बच्चे हम क्या कर रहे हैं, दो अमाउंट के कॉलम बना रहे हैं। अमाउंट के कॉलम को दो चीजों से रिप्लेस कर रहे हैं, कैश से भी और बैंक से भी। तो डेट आया, पर्टिकुलर आया, एलएफ आया, कैश आया और बैंक आया। वापस से इसको रिपीट करेंगे हम, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश एंड बैंक। फिर अब मेरी सीधी सीधी लाइन है, कोई हंसेगा नहीं मेरी लाइनों के ऊपर। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब देखो मैं यहाँ पे स्केल भी यूज कर सकता हूँ, बट आई नो कि मैं सीधी लाइनें खींचता हूँ। अब तुम्हें टेढ़ी दिख सकती है, वो तुम्हारे नजरिए में दिक्कत है, बट वही लाइनें हैं सीधी। डन है जी, ये बन गया हमारा फॉर्मेट। अपने बॉक्स को भी बना लेते हैं, कुछ बच्चे इसको नहीं बनाते हैं, आई डोंट थिंक क्यों नहीं बनाते। चलो जी, यहाँ हम क्या लिखेंगे अब ऊपर, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। चलो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, कैश बुक। मैंने कहा था कि डबल कॉलम होगा तो स्पेसिफाई कर देना, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे डबल कॉलम। ठीक है, सर नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे, नहीं मार्क्स वार्क्स नहीं कटते, बट लिख दिया करो। एग्जामिनर को कोई मौका क्यों देना कि वो आपके मार्क्स काटे, चाहे वो आधे मार्क्स ही क्यों। डन, तो ये बन गया हमारा फॉर्मेट। डेबिट और क्रेडिट डाल देंगे हम अभी। तो ये हो गया फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, कैश, बैंक। डबल कॉलम है, ये कॉलम आपको दिखाने हैं। सिंगल कॉलम में हम अमाउंट का कॉलम दिखा देते हैं, यहाँ पे हम दोनों कॉलम दिखाएंगे। अब होगा क्या, कैश की बात होगी तो कैश में रिकॉर्ड करेंगे, बैंक की बात होगी तो बैंक में रिकॉर्ड होगा। अब वापस से, कैश तो सर एसेट था, बैंक क्या था, बैंक के ऊपर कौन सा रूल लगाऊंगा मैं, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या फिर एक्सपेंस। फटाफट से एक बार, कौन सा रूल लगेगा इसके ऊपर, सर एसेट का रूल लगेगा। मानिक का रिप्लाई, वेरी गुड। तो यहाँ भी क्या करेंगे, अगर बैंक का बैलेंस बढ़ रहा होगा, बैंक की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी तो डेबिट में एंट्री कर देंगे उसको। बैंक की वैल्यू कम हो रही होगी, बैंक से हम पेमेंट कर रहे होंगे, तो एंट्री कहां पे कर देंगे हम, क्रेडिट साइड में कर देंगे। डन है जी पॉइंट, ठीक है। नाउ अब अगले जो हमारे 15-20 मिनट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर की आत्मा यहां बाहर आने वाली है। ठीक है, तो प्लीज फोकस करना इस क्वेश्चन पे भी, और क्वेश्चन के बाद भी टॉपिक कराऊंगा, छोटा सा ही होगा। वो मेन आत्मा है जहां पे आप गलती करते हो, तो सारा फोकस हमारा यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है जी, तो बाकी कुछ भी कर रहे हैं तो साइड कर दो और फोकस हो जाओ। आओ, सबसे पहले क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, प्रिपेयर करना है हमें। 1 फेब से स्टार्ट हो रहा है इस बार। ओपनिंग कैश का बैलेंस दिया हुआ है और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। अब देखना, कैश का भी पॉजिटिव बैलेंस है अपने पास, बैंक का भी पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस माने दोनों का डेबिट बैलेंस है अपने पास। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को डेबिट में रिकॉर्ड कर दूंगा। क्या लिखेंगे हम, पहले डेट लिखेंगे, February 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, BD। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। अब क्या करना है, कैश का बैलेंस कैश में, बैंक का बैलेंस बैंक में। कैश में कितना बैलेंस है, 8,000, बैंक में 12,000। तो कैश में लिखूंगा कितना, 8,000, बैंक में लिखेंगे 12,000। एलएफ खाली रहता है, एलएफ में कुछ नहीं है। इजी है, दोनों का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, दोनों का ओपनिंग बैलेंस मैंने रिकॉर्ड कर दिया। कैश वाला कैश में कर दिया, बैंक वाला बैंक। आ जाओ जी, ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या हुआ है। 3 फरवरी को, 3 फेब को कैश सेल हुई 5,000 की, डिपॉजिट इनटू बैंक। अब समझना,
सारा फोकस यहाँ पे आ जाओ, वापस एक बार यहाँ देखना, ठीक है, सारे के सारे, मुझे नहीं सुनना कि ध्यान नहीं था, यहाँ देखो फटाफट से। मिनल इधर देखो जी, कैश सेल्स 5000 हमने सेल किया, बताओ क्या एंट्री बनेगी? सर जनरल एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन सेम डे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिपॉजिटेड इन बैंक। हमने उसी दिन इस पैसे को क्या कर दिया, बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया वापस से। सेम डे हमने क्या कर दिया, बैंक के अंदर डिपॉजिट कर दिया। अब आपको ध्यान क्या रखना है, अगर सेम डे डिपॉजिट हो रहा है ना वापस से, अगर सेम डे पैसा हमारा बैंक के अंदर जा रहा है, अगर सेम डे हमारा पैसा बैंक के अंदर जा रहा है, तो वहां पे दो तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। देखो कैसे, इसको मैं या तो ब्रेक करके, मैं ब्रेक करता हूं। मान लो यहां तक एक ट्रांजेक्शन अलग है कि कैश सेल हुआ 3 फरवरी को, एक एंट्री पास हो गई, कितनी कितनी, 5000 और 5000, ठीक है, इसको भूल जाओ, डिपॉजिट इनटू बैंक उसको भूल जाते हैं। अब क्या एंट्री होगी इसके लिए, पैसा आया हमारे पास, पैसा आया है हमारे पास, तो कहां पे रिकॉर्ड करूंगा मैं, डेबिट साइड में ही, कैश में लिखूंगा क्योंकि कैश में बेचा है मैंने 5000 रुपए। डेट क्या थी इसकी, 3 फरवरी, तो यहां पे लिख देंगे हम Feb 3 टू सेल्स। ऑल गुड, इजी है यहां तक, ठीक है। तो हमने एक पार्ट अलग कर दिया। अब सेम डेट पे क्या हुआ, वो पैसा मैंने बैंक में जमा किया है, ध्यान से समझना, सेम डे मैंने क्या किया है, वो पैसा बैंक में जमा किया है, ठीक है। वापस से सेम डे मैंने पैसा बैंक में जमा किया है, ठीक है। अब मुझे बताना, ये है कैश का बैलेंस, ये है बैंक का बैलेंस। मैंने कैश को उठाया, कितना कैश, 5000, जो सेल वाला कैश था, उसको मैंने उठाया और बैंक में जमा कर दिया। किसकी वैल्यू बढ़ गई, किसकी वैल्यू कम हो गई, फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में। मैंने सेल करके 5000 रुपए कमाए, मान लो ये है 5000 रुपए, ठीक है। मैंने 5000 उठाए और इसको बैंक में जमा कर दिया, किसकी वैल्यू बढ़ गई, किसकी वैल्यू कम हो गई, कैश और बैंक में से? कभी कंफ्यूजन नहीं होगी अगर समझ जाओगे। सर बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बढ़ गया तो कहां पे एंट्री करूंगा मैं? सर बढ़ता है तो एंट्री कहां पे होती है, क्रेडिट साइड में, बढ़ता है तो एंट्री कहां पे होती है, क्रेडिट में। और किसका बैलेंस बढ़ा है, बैंक का ना, तो बैंक में मैं लिखूंगा कितना बच्चे, 5000 रुपए, इधर पॉइंट। लेकिन क्या सेम डे कैश की वैल्यू कम भी तो हुई ना, अगर मैंने कैश को उठा करके बैंक में जमा कर दिया तो बैंक की वैल्यू बढ़ी, बैंक में तो मैंने एंट्री कर दिया 5000 रुपए, लेकिन क्या एट द सेम टाइम उसी समय पे कैश मेरा कम हो गया 5000 से? हाँ जी सर, कैश का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। और कम हो रहा है मतलब, जस्ट सेकंड, बड़ा है ना, बड़ा है तो एंट्री कहां पे होगी, डेबिट में। कहां पे एंट्री करोगे इसको, 5000 डेबिट में, डन। अब जैसे ही मैंने इस कैश को बैंक में जमा किया, एट द सेम टाइम उसी टाइम पे क्या हुआ, मेरा कैश का बैलेंस कम हो गया। अब कैश का बैलेंस कम हो गया मतलब मैंने पेमेंट किया, पेमेंट कहां पे किया, बैंक के अंदर। और जब हम पेमेंट करते हैं, जब पैसा कम होता है तो एंट्री कहां पे करते हो, डेबिट में, क्रेडिट में? डेबिट में करोगे, क्रेडिट में करोगे, कैश अगर कम हुआ है तो? फटाफट फटाफट एक बार चैट बॉक्स में डाल दो, अगर कैश मेरा कम हुआ है तो कहां पे एंटर करूंगा? सर क्रेडिट साइड में। तो हम क्या करेंगे, इस 5000 की एंट्री क्रेडिट में भी दिखाएंगे कैश के, क्योंकि कैश की वैल्यू कम। बैंक के डेबिट में क्यों दिखाया, क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ गया। कैश के क्रेडिट में क्यों दिखाया, क्योंकि 5000 रुपए मेरे कम हो गए। नाउ नामकरण करते हैं, ये जो 5000 रुपए बैंक में आए हैं वो किसकी वजह से आए हैं, क्योंकि मैंने कैश जमा किया था, तो मैं क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट। और ये जो कैश में 5000 रुपए मेरे कम हुए हैं, किसकी वजह से कम हुए हैं, क्योंकि मैंने बैंक में जमा किया था, तो क्या लिखूंगा, बाय बैंक। और डेट सेम थी हमारे पास, Feb 3, तो यहां लिखेंगे Feb 3 एंड Feb 3, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं, एक सिंगल एंट्री का, एक सिंगल एंट्री के दो इफेक्ट हो गए, बैंक को भी इफेक्ट कर दिया उसने, कहां गया, ये रहा, बैंक में भी हमने रिकॉर्ड किया और उसी ट्रांजेक्शन को हमने कैश में भी रिकॉर्ड किया। तो जब जब एक एंट्री के दो इफेक्ट होंगे तो हम क्या करेंगे, पहली बार अपने एलएफ का यूज करेंगे, और एलएफ में उस एंट्री के सामने जो एक एंट्री पे दो जगह पोस्टिंग हुई है, वहां पे बड़ा बड़ा सी लिख देना,
क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, कैपिटल सी लिख दूंगा। सर ये कौन सा वाला सी है, ये कौन सा वाला सी है, आपके दोस्तों वाला सी है? नहीं सर, वो वाला सी नहीं है। कौन सा वाला सी है, कॉन्ट्रा एंट्री वाला सी है। सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, ध्यान रहेगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है, डबल एंट्री, कि एक ही ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। वापस से, कॉन्ट्रा मतलब क्या होता है, दो, ठीक है। एक ही एंट्री के, एक ही ट्रांजेक्शन के जब दो इफेक्ट होंगे ना, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो जब जब पैसा बैंक में डालोगे और जब जब बैंक से पैसा निकालोगे, वापस से, जब जब पैसा बैंक में जमा होगा और जब जब बैंक से पैसा निकाला जाएगा, विड्रॉ किया जाएगा, तो कौन सी एंट्री परफॉर्म होगी, कॉन्ट्रा एंट्री परफॉर्म। ऑल गुड, समझ आया कॉन्ट्रा एंट्री का कंसेप्ट। 11th में बच्चों को कैश बुक के अंदर कॉन्ट्रा एंट्री सबके ऊपर से जाता है। तो आई होप आप लोगों के सर के ऊपर से नहीं जा रहा होगा, किसी के भी अगर ऊपर से जा रहा है, चाहे मिनल हो, युवराज हो, लकी हो, या फिर और कौन कौन है हमारे साथ, युवराज है, लकी, अंश, मीनल, मयंक, मानवी, मोनिका, किसी एक को भी अगर समझ आया तो डाल दो, किसी डाउट है दोबारा बता दो। कॉन्ट्रा एंट्री समझ आई कि नहीं? मिला करिए सर, पर डायरेक्ट एंट्री भी तो हो सकती है। हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने बैंक में एंट्री दिखा देते, ठीक है। बट दोनों को अलग करके दिखाया मैंने, ताकि कॉन्ट्रा एंट्री भी इसी में आप समझ जाओ। ऐसे समझ, अगर हम डायरेक्ट भी करेंगे तो आंसर जो आएगा ना हमारा एंड में, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कैश और कैश कैंसिल हो जाता है। आई समझ? बट मैंने ब्रेक कर दिया ताकि कॉन्ट्रा भी इसी कंसेप्ट में हमारा क्लियर हो जाए। है जी कोई, मैं, मानवी, मोनिका, अंश, लकी, युवराज, मिनल, किसी एक को भी डाउट है कॉन्ट्रा में तो फटाफट पूछ लो। युवराज का डाउट है, समझना, इधर देख लो, इधर देख लो एक बार फटाफट, ठीक है। वापस एक बार मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, ठीक है। ऐसे समझो, ये है कैश, थोड़ा और ले लेते हैं, ठीक है। ये है कैश और ये है मान लो बैंक, ठीक है। तो जब जब ये कैश क्या होगा, जमा होगा कहां पे, बैंक में, तो क्या हुआ, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश का बैलेंस कम हो गया, ठीक है। अब डबल कॉलम कैश बुक के अंदर हम कैश में भी एंट्री करते हैं और बैंक के ट्रांजेक्शन की एंट्री भी करते हैं। तो अगर मैंने कैश जमा किया बैंक के अंदर, तो क्या एक ही समय पे दोनों में फर्क पड़ गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया और कैश का बैलेंस कम हो गया। अब डबल कॉलम कैश बुक हमें बोलता है कि भैया कैश में ट्रांजेक्शन होगा तभी भी रिकॉर्ड करो, बैंक में अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ तभी भी रिकॉर्ड करो। तो जब हम पैसा जमा करेंगे बैंक के अंदर, तो हमारा कैश भी इफेक्ट हो गया और बैंक भी इफेक्ट हो गया, ठीक है। अब एंट्री कहां पे होगी और कैसे होगी, उसके लिए हमें रूल्स का ध्यान रखना है। हमें पता है कि कैश और बैंक का बैलेंस अगर बढ़ता है तो एंट्री कहां पे करते हैं, डेबिट में। कैश और बैंक का बैलेंस अगर कम हो गया तो एंट्री कहां पे करेंगे, क्रेडिट में करेंगे। कहां पे करेंगे, क्रेडिट में करेंगे, ठीक है। अब मुझे युवराज बताएगा, ठीक है, जो मैं पूछूंगा आपसे, अगर मैंने कैश बैंक में जमा किया है तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी, किसकी वैल्यू कम होगी, युवराज? अगर मैंने कैश बैंक में जमा किया है तो किसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, किसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, कैश और बैंक में? फटाफट से एक बार युवराज चैट बॉक्स में डाल दो। अगर मैंने कैश जमा किया है तो किसकी वैल्यू बढ़ेगी और किसकी वैल्यू कम होगी? बैंक डेबिट टू कैश क्रेडिट, ठीक है। बैंक को डेबिट क्यों किया, क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ गया। कैश को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि उसका पैसा कम हो गया। वही हमने किया, देखो कैश के कहां पे एंट्री लिखा मैंने, क्रेडिट में, और बैंक के कहां पे एंट्री किया मैंने, देखो डेबिट, ठीक है। और नाम किसका आ जाएगा, कैश में बैलेंस कम हुआ है किसकी वजह से, बैंक की वजह से, तो मैंने बैंक लिख दिया। और बैंक में बैलेंस बढ़ा है किसकी वजह से, कैश की वजह से, तो मैंने यहाँ पे कैश लिख दिया। और एक ही एंट्री के दो बार रिकॉर्ड कर रहे हो आप, तो साथ में क्या लिख देंगे हम, सी, विच इज कॉन्ट्रा एंट्री। ये स्पेसिफाई करने के लिए होता है कि भैया ये एक ऐसी एंट्री है जो दो जगह रिकॉर्ड होती है। डन है जी, क्लियर है पॉइंट युवराज? चलिए आगे फिर, डाउट किसी का भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर क्या ही फायदा है। यस सर आ गया, वेरी गुड। आओ अगले ट्रांजेक्शन पे आते हैं।
पेड रेंट 3000 बाय चेक, पेड रेंट 3000 बाय चेक, ठीक है। अब जैसे जो मैंने कहा था ना कि इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, आत्मा निकालेंगे किसकी, डबल कॉलम कैश बुक की, जहां पे 100% मिस्टेक होता है। देखो जी, समझना कंसेप्ट को, ये समझ गया तो कैश बुक खत्म। जब भी ना चेक वाले क्वेश्चन होंगे, जब भी चेक वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, चाहे हमने चेक रिसीव किया हो या किसी अदर पार्टी को दिया हो, रेंट के फॉर्म में दिया हो, अपने किसी क्रेडिटर को पेमेंट की हुई है, ठीक है, तो जब भी चेक का ट्रांजेक्शन आएगा ना, तो देखते ही एंट्री पास नहीं करनी है। वापस से मैंने क्या बोला, जब भी चेक का ट्रांजेक्शन आएगा तो देखते ही एंट्री पास नहीं करनी है, बल्कि उस ट्रांजेक्शन के बाद अगले जो ट्रांजेक्शन है उनको भी चेक करना है कि आने वाले किसी ट्रांजेक्शन में इस चेक की तो बात नहीं हुई है। जैसे कि मान लो मैंने आपको रेंट के लिए चेक दिया, ठीक है, लेकिन वो चेक तुमने जमा ही नहीं किया। आज मान लो है 11 अगस्त, आज मैंने युवराज को चेक दिया कि बेटा ये ले, ये तेरा चेक है रेंट के अगेंस्ट में, ठीक है, और तुमने क्या किया, 15 अगस्त को जाकर के उसको बैंक में जमा किया, 15 को 16 अगस्त को आपने जाकर के उसको बैंक में जमा किया, तो मेरे बैंक में इफेक्ट कब आएगा, 16 अगस्त को आएगा, आज नहीं आएगा। तो हमें कैशबुक के अंदर तब रिकॉर्डिंग करनी होती है चेक की, हमें कैशबुक के अंदर चेक की रिकॉर्डिंग तब करनी होती है जिस दिन ये एनकैश होता है। एनकैश का मतलब क्या है, जिस दिन ये फाइनली बैंक में जमा होगा, ठीक है। और जब क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बताया है, जब क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बताया, जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पेड रेंट 3000 बाय चेक। अब आगे के ट्रांजेक्शन देखते हैं कि इस चेक की कहीं बात हुई है, रिसीव्ड 4000 फ्रॉम मोहन इन कैश, यहाँ पे बात नहीं हुई, विड्रॉ 2000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यहाँ पे भी बात नहीं हुई। तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि जिस दिन मैंने उसको चेक दिया रेंट का, उसने उसी दिन जाकर के बैंक में भी जमा कर, ध्यान रहेगा। और इन केस अगर हमें कहीं और लिखा होता उसके बारे में, मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल मान लो कि 10 फेब को यहां लिखा होता क्या, कि जो हमने रेंट का चेक दिया था, डिपॉजिट इन बैंक, डिपॉजिट इन बैंक, क्या डिपॉजिट किया, वो जो रेंट का चेक था जिस इंसान को हमने दिया था उसने 10 फरवरी को डिपॉजिट किया। तो हम क्या करते मेरे बच्चे, ये जो आप कर रहे हो ना 5 फरवरी को एंट्री, उस दिन कोई एंट्री पास नहीं होती। उस दिन हम क्या करते, कोई रिकॉर्डिंग नहीं दिखाते। रिकॉर्डिंग हम किस दिन करते, 10 फरवरी को। उस दिन हम बैंक के बैलेंस को कम करते, क्रेडिट साइड में एंट्री पास करते रेंट के नाम से। हम 5 फरवरी को नहीं करते, क्योंकि भले ही हमने चेक दे दिया बट उसने जमा कब किया, 10 फरवरी को। बट इस क्वेश्चन में आगे कोई ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम क्या assume करेंगे, 5 को ही हमने उसको रेंट दिया, 5 तारीख को उसने चेक जमा कर लिया। समझ आया जो मैं समझाना चाहता हूं। बाकी इसके क्वेश्चन करेंगे हम बहुत सारे, टेंशन मत लो, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। समझ आया वाला पॉइंट, कि चेक जिस दिन जमा होता है उस दिन ही एंट्री होती है। और क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया है, तो जिस दिन चेक रिसीव हुआ है या पेमेंट हुआ है, हम उसी दिन मान लेते हैं कि वो जमा हो गया भाई। समझ आया वाला पॉइंट। यस यस यस, चलो। तो अभी हमें क्या जूम करना है कि हमने चेक में रेंट पे कर दिया, तो सेम डे पे एंट्री कर देंगे। तो पेमेंट हुआ है, पेमेंट हुआ है तो एंट्री कहां पे, इस तरफ। 3000 का चेक था, तो बैंक में लिखूंगा मैं 3000 और यहां लिखूंगा बाय रेंट, एलएफ खाली, कैश खाली। आओ थोड़ा जल्दी करेंगे। Feb 7 रिसीव्ड 4000 फ्रॉम मोहन इन कैश, हमने मोहन से 4000 रुपए कैश रिसीव किया है, पैसा आया, तो कैश में लिखूंगा 4000, नाम किसका दूंगा, मोहन का, टू मोहन। फेब आई गेस 7 था, डन। फिर नेक्स्ट है अपने पास Feb 9 को विड्रॉ किया 2000 फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब समझता, बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं हम, वापस से बैंक पे इफेक्ट हो गया, कैश पे भी इफेक्ट हो गया, ठीक है। इस बार मैं विड्रॉ कर रहा हूं तो पैसा आएगा, पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ता है तो कहां पे एंट्री, डेबिट में। कैश में लिखूंगा कितना विड्रॉ किया है, सर विड्रॉ किया है 2000 रुपए 9 फरवरी को, तो विड्रॉ किया ना बैंक में से, तो कैश आया, कैश बढ़ा,
तो कैश में कितना लिखूंगा मैं 2000 फेब 9। लेकिन सेम डेट को क्या हो रहा है, मेरे बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए, कैश बढ़ गया, लेकिन बैंक क्या हो गया मेरा, कम हो गया। बैंक से पेमेंट हो गई, तो बैंक में क्या लिखूंगा मैं, क्रेडिट साइड में, क्योंकि पेमेंट हो रही है 2000 रुपए। अब ये पेमेंट क्यों हो रही है, बैंक की वैल्यू कम क्यों हो रही है, क्योंकि कैश निकला है। किसकी वजह से कम हो रहा है, ये कैश की वजह से। तो नाम किसका लिखेंगे हम, कैश का। ठीक है, यहाँ पे देखो 2000 रुपए कैश आया है मेरे पास, वो पैसा आया किसकी वजह से, बैंक की वजह से। तो क्या लिखेंगे हम, टू बैंक। क्लियर वाला पॉइंट सर। ये तो वापस से एक ही एंट्री के, ये भी कब हुआ है, फेब 9 को ही, एक ही डेट पे सेम एंट्री की दो जगह हमने रिकॉर्डिंग कर दी। तो हम क्या लिखेंगे इसके सामने भी, कैपिटल सी, विच इज कॉन्ट्रा एंट्री। आया जी समझ। इससे पहले जो हमने कॉन्ट्रा एंट्री किया था वो क्या था, वो था जब हमने बैंक में डिपॉजिट किया था। इस बार कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी, जब हमने बैंक से पैसा विड्रॉ किया। डन। अब देखो ये आ गया हमारे पास, पूरा हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको टैली करेंगे। क्या करेंगे बच्चे, इसकी टैली करेंगे। सर टैली कैसे करते हैं, जैसे हम करते थे, बस फर्क क्या होगा, कैश वाला कैश में करेंगे, बैंक वाला बैंक से कंपेयर करेंगे। कैश को कैश से करना है कंपेयर, बैंक को बैंक से करना है कंपेयर। तो फटाफट से एक बार कर लो कंपेयर। पहले कैश को देखते हैं, टैली का यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, कैश का भी और बैंक का भी, कैश का भी एंड बैंक का भी। पहले से अपना तो कैश का हो गया, बैंक का हो गया। क्या करना है, पहले कैश को देखते हैं। यहाँ पे कैश ज्यादा दिख रहा है हमें, 8 5 13, 13 4 17 और 2 19,000। तो क्या लिखूंगा बच्चे मैं यहाँ पे 19,000। तो यहाँ पे कितना 19,000। शॉर्टेज कितने की है, यहाँ पे सिर्फ 5,000। कितने की शॉर्टेज, 14,000 की। तो लिख देंगे हम 14,000। अब इस बैलेंस को नाम क्या दूंगा, पहले तो मंथ एंड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फेब्रुवरी है तो फेब 28, 28 का होता है महीना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन सी डी। ये टैली हो गया हमारा कैश। सेम डे पे बैंक को भी टैली करेंगे, ज्यादा वैल्यू किधर है, बैंक की इधर ही है। तो 5 और 12 17,000 हो गया। यहां भी लिखेंगे 17,000। कितने की शॉर्टेज है देखो, 17 माइनस 5,000 12,000। सर नाम क्या आएगा, नाम सेम रहेगा, बाई बैलेंस कैरिड डाउन ऑन फेब 28। क्या इतने में काम खत्म हो जाएगा, नहीं। अब इसको हमें नेक्स्ट मंथ में लेकर के भी जाना है। क्लोजिंग कब होगी, अगले महीने में होगी। अगला महीना लेकर के आओ। क्या लिखेंगे यहाँ पे, मार्च 1। फेब के बाद क्या आता है, मार्च आता है। तो मैं क्या लिखूंगा, मार्च 1 टू बैलेंस बीडी। जो वहां पे सीडी था, यहाँ क्या बन जाएगा, बीडी बन जाएगा। कैश का बैलेंस कैश में डाल दो, मतलब कैश बचा है हमारे पास 14,000 रुपए और बैंक में हमारे पास पैसे पड़े हैं 12,000। दैट्स इट, दिस इज योर डबल कॉलम कैश बुक। किसी को अगर देखने में परेशानी हो रही है तो ये लो, अब क्लियर नजर आ रहा होगा। डाउट जी किसी के भी मन में है तो एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में डाल दो, और समझ आ गया तो वाई वाई इसका स्पैम कर दो फटाफट से कि हाँ सर समझ आ गया। 6 मार्क का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। एक कॉन्ट्रा एंट्री आ जाएगी, एक दो से टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन आ जाएंगे, एक चेक वाला आता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, वैसा क्वेश्चन भी अपन करेंगे। यस सर यस सर यस सर। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है तो लिख लेना। बट हमेशा ध्यान रखना, क्लोजिंग अच्छी करके दिखानी। बच्चे के बाद क्या करते हैं, क्लोजिंग ढंग से नहीं करते, तो पूरा हमने मेहनत किया, एंड में क्लोजिंग नहीं करोगे तो एक दो मार्क्स ऐसे ही कट जाते हैं। तो प्रॉपर क्लोज क्वेश्चन को ना क्लोज करके आना। आया जी समझ। तो हमने सिंगल कॉलम डिस्कस किया और डबल कॉलम, और साथ में कॉन्ट्रा एंट्री भी डिस्कस करिए। कॉन्ट्रा एंट्री कब होती है, जब कैश और बैंक सेम टाइम पे इफेक्ट हो जाए, जब विड्रॉ करोगे पैसा, जब डिपॉजिट करोगे। ठीक है, एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन मुझे और कराना है, डबल कॉलम कैश बुक में या सिंगल कॉलम में, चेक से रिलेटेड। ठीक है, जो भी हमने डिस्कस किया था, जब तक उसका क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा तुम लोगों को। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, उसमें मैं आपको चेक वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, एंड उसके बाद हम करेंगे पेटी कैश बुक। तो अगली जो क्लास होगी उसमें ऑलमोस्ट आप समझो कि चैप्टर हम ओवर कर देंगे। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस रह जाएगा जो आपको करने हैं। आया ये समझ। आपका काम क्या है, आप जो भी बुक यूज कर रहे हो, जो भी रिफ्रेशर यूज कर रहे हो, उस बुक में, उस रिफ्रेशर में
जितने भी क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज के वो सारे सॉल्व कर। जहां भी डाउट है, जिस भी ट्रांजेक्शन में डाउट है, वो मुझसे चैट बॉक्स में पूछ लिया करो ड्यूरिंग द क्लास। ठीक है, क्लास जब स्टार्ट होती है उस टाइम पे ही पूछ लो, या फिर जब भी मन करे पूछ लो, उसको मैं फिर एंड ऑफ द क्लास आपको बता दूं। तो डाउट्स की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। आए समझ? जो भी आप स्कूल में यूज कर रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी के लिए जो भी दूसरी बुक की अगर यूज कर रहे हो, स्कूल वाले कोई बुक यूज करवा रहे हैं, तो वहां पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने होते होंगे, तो वो क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस करो, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लो। बाकी विनीता मैम आपको असाइनमेंट शेयर कर देंगे इस चैप्टर का। डन? तो अगली क्लास आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। अब पूरी क्लास में कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो। मिनल, युवराज, लकी, अंश, मानवी, मोनिका, मयंक, है जी कोई डाउट या और कुछ पूछना हो क्लास से रिलेटेड, कोई अदर डाउट हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, किसी कोई कंप्लेन करनी हो? सर क्या एनसीईआरटी बुक इनफ है प्रैक्टिस के लिए या फिर पढ़ना ही? देखो, ये चीज ध्यान रखना, क्लास 11th एंड क्लास 12th में स्पेशली, ठीक है, आपको एनसीईआरटी ना के बराबर फॉलो करनी है। ठीक है, गो थ्रू करना है, दैट्स फाइन। ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचना कि एनसीईआरटी करके हम एग्जाम्स में फोड़ देंगे या मचा देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको रेफरेंस बुक यूज करनी है। ठीक है, अकाउंट्स कर रहे हो, अगर आपने कोई रेफरेंस बुक नहीं ली है तो जरूरत नहीं है लेने की, बस जो आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे वो क्वेश्चन जरूर कर लेना, वो क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेने हैं, उसमें डाउट होंगे वो पूछना, दैट इज मोर देन इनफ, वो काफी है। ठीक है, लेकिन अगर बाकी सब्जेक्ट है तो रेफरेंस बुक्स जरूर ले लेना, या फिर नोट्स प्रिंसिपल मैम शेयर कर देगी, उससे जरूर पढ़ना है। एनसीईआरटी के भरोसे मत बैठना। जो आपकी एनसीईआरटी है क्लास 11th की एंड इवन क्लास 12th की, उसकी प्रिंटिंग 5 साल 10 साल पहले की है। ठीक है, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस लिमिटेड क्वेश्चंस है अपने पास। आई समझ? तो एनसीईआरटी पर रिलाई नहीं करना है, 100 बात की एक बात, चाहे कोई बोले आपको, आपको एनसीईआरटी के ऊपर रिलाई नहीं करना है, एक रेफरेंस बुक जरूर यूज करनी है। आई होप समझ आया होगा। मानवी, कौन सी साइड बुक यूज करें? देखो, अकाउंट्स के लिए ना जो असाइनमेंट्स मैम आपको फॉरवर्ड करती है ना, वो आप कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, बाकी इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के लिए, ठीक है, इन जनरल अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें आप संदीप गर्ग आती है मार्केट के अंदर, वो यूज कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस स्टडीज के लिए आर के सिंगला करके आती है, वो यूज कर सकते हो। बाकी आपको हमारी तरफ से आपको नोट्स मिलेंगे, अगर वो नोट्स पे अगर आप कोई तरीके से यूज कर, अच्छा आपको नोट्स मिले हैं अकाउंट्स, अकाउंट्स में तो आपको असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, बिजनेस और इकोनॉमिक्स में नोट्स मिले हैं आपको। हाँ, एस एम शुक्ला भी अच्छा चॉइस है, वो भी यूज कर सकते हो मानवी। नोट्स मिले आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के? एक बार मुझे बता दो, नहीं मिले होंगे तो मैं, नो सर, ऐसा होना नहीं चाहिए। चलो मैं प्रीता से बात कर लूंगा, आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के नोट्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं आपको, आपको उसी से करना है। ठीक है, स्टिल अगर आपको रेफरेंस के लिए मैं बुक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर स्कूल में रेफरेंस बुक यूज करी जाती है। तो होता क्या है, आपके स्कूल के अंदर 12th में तो इतना मैटर नहीं करता, 11th में जो आपके क्लास टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, वो जनरली टीचर क्या करती है, उसी रेफरेंस बुक से बनाती है। तो आपके स्कूल में आपके टीचर ने ना रिकमेंड किया होगा कोई ना कोई रेफरेंस बुक जो आपके क्लास में यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो वो जरूर आपको अपने पास रखना है, उसकी प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर आपके टीचर्स उसी से बना देती है। ठीक है, बाकी अगर आपको नोट्स नहीं मिले तो मैं बिरिंदा मैम से बात करता हूँ, ठीक है, आप तक नोट्स पहुंच जाएंगे। डन है जी? और बिल्कुल घबराना नहीं है, अकाउंट्स की फिगर छोड़ दो, बस जितना मैं बोलूंगा, ठीक है, उतना करते रहना। ये ऑलमोस्ट 9वां साल है मेरा, 2016 से टीचिंग में मैं, तो यू कैन ट्रस्ट कि सर जो बताएंगे अच्छा ही बताएंगे आपको। डन है जी पॉइंट? डन डन। और कोई डाउट? देखो, कोई भी डाउट हो आपको, किसी भी सब्जेक्ट का हो, बिजनेस का हो, इकोनॉमिक्स का हो, अकाउंट्स का हो, आप मेरे को बता दिया करो, कोई इशू नहीं है। वृंदा मैम की क्लास होती है, आप वृंदा मैम को शेयर कर दो, अकाउंट्स रिलेटेड कोई डाउट है, नोट्स रिलेटेड कोई डाउट है तो आप उनको बता दिया करो, कोई आपको डांटेगा नहीं कि ऐसा क्यों बोला। किसी भी साइड का कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको बताना है। आपको ये नहीं सोचना कि अगर आपने फीस नहीं दी है
या फिर एक है ना, हम बेसिकली एक सोशल वेलफेयर के लिए हम कहीं ना कहीं एक अच्छा बैच रन कर रहे हैं, तो आप में आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, बिल्कुल वन टू वन गाइडेंस अगर बोला गया है आपको तो वन टू वन गाइडेंस ही मिलेगा। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो पर्सनली पूछ सकता है मेरे से, विनीता मैम से या फिर अमित सर से। आया जी समझ? तो कोई भी क्वायरी हो आपको अपनी स्टडीज को लेकर के, बुक्स को लेकर के, नोट्स को लेकर के, सब्जेक्ट को लेकर के, क्वेश्चंस को लेकर के, या फिर क्लासेस के टाइमिंग्स को लेकर के, किसी भी चीज की कोई भी डाउट हो तो आप परफेक्टली बिना किसी हिचकिचाहट के पूछ लिया करो। ठीक है जी, क्योंकि मुझे आप लोगों से सच में मतलब काफी उम्मीद है। आपका जो ये बैच है ना, जैसे मीनल हो गई, मोनिका हो गई, मानवी हो गई, अंश हो गया, युवराज हो गया, लकी हो गया, और एक अभी गायब हो गया है। ठीक है, आप लोग मुझे सीरियस लगते हो, सीरियस इन द सेंस की काफी ज्यादा सिंसियर बच्चे लगते हो। ठीक है, काफी अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। 11th अच्छा हो जाएगा तो 12th ऑब्वियसली आपका अच्छा जाएगा। 12th में अच्छा करोगे तो आगे चल के CS CMA जैसे फील्ड इजी हो जाएंगे। एंड AI के आने के बाद प्रोफेशनल्स की डिमांड मार्केट में ज्यादा है। ठीक है, इंजीनियरिंग करना हो गया या फिर अदर जो फील्ड्स थे, उनकी जो मार्केट के अंदर डिमांड है आपने देखा होगा काफी कम हो गई, काफी सारे इंजीनियर्स को जॉब से निकाला जा रहा है। ठीक है, कॉलिंग वाले जो जॉब्स होते थे वो खत्म हो रहे हैं, BPO वाले जॉब्स खत्म हो रहे हैं। ठीक है, इवन वीडियो एडिटिंग, मार्केटिंग, ये सारे जॉब्स आप देखोगे कम होते जा रहे हैं जब से AI आया है। तो आने वाला टाइम जो है वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनलिज्म का है, जहाँ पे आप एडवाइजरी अच्छी दे सकते हो। तो उसके लिए CA हो गया, CS हो गया, CMA हो गया, आप लॉयर बन रहे हो। इवन डॉक्टर्स की जॉब भी खतरे में, आपको पता है डॉक्टर्स का काम भी आने वाले टाइम में 60-70% AI एक्वायर कर लेगा। जो डॉक्टर्स आपको एडवाइस देते हैं हेल्थ का, वो सेम एडवाइस उनसे बेटर आपको चैट जीपीटी दे रही है आजकल। तो आप लोग मुझे सिंसियर लगते हो, तो कोई भी डाउट हो आपकी स्टडी से रिलेटेड, क्योंकि अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है या फिर विनीता मैम के ऊपर आती है। तो आपको बिल्कुल भी कोई हिचकिचाहट नहीं रखनी है अपने स्टडी से रिलेटेड। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, प्लीज पूछ लिया करो। उसकी वजह से अपने पढ़ाई का नुकसान नहीं करना है। जैसे कि आपने मुझे नोट्स का बताया, बुक्स का बताया, वेरी गुड। डन है जी। तो आई होप मजा आया होगा क्लास में। अगली क्लास में रिवाइज करना जितना हमने किया है, अगली क्लास में मोस्ट प्रॉबेबली चाहे तो थोड़ा क्लास लंबा भी करना होगा कर लेंगे, बट चैप्टर को विल ट्राई कि हम क्लोज कर दें। ठीक है जी, एक हमारा चेक वाला टॉपिक रह गया एंड एक पेटी टेक्स्ट बुक रह गया, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। डन 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 डन। तो चलो जी, मिलते हैं कि क्लास में प्लीज टाइम पे आया करो, 8 बजे मतलब 8 बजे मिलते हैं। ध्यान रखना अपना। गुड नाइट एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट, थैंक यू।